शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि किस तरीके से स्वाधीनता आंदोलन से आरएसएस ने खुद को अलग कर रखा था और जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे उन्हें भी वे हतोत्साहित अर्थात डिस्करेज किया करता था। साथ ही शहीदी परंपरा का ये लोग किस कदर मजाक उड़ाया करते थे। शहीदों द्वारा दी गई कुर्बानियों को ये लोग वेस्ट ऑफ लाइफ समझा करते थे। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और आज से हम इसका नया टॉपिक लेंगे। आज के एपिसोड में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि किस तरह कांग्रेस के अंदर भी लोग हिंदू राष्ट्र को चाहते थे, बावजूद इसके गोलवरकर द्वारा तय किए गए कायदे और शर्तों के वे लोग खिलाफ थे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि गांधी जी की मृत्यु के बाद संघ को क्यों लगा कि उनका एक राजनीतिक संगठन भी होना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर आज के एपिसोड में चर्चा होगी, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है एमएस अणे की असहमतियां। आश्चर्यजनक रूप से जाने माने कांग्रेसी नेता एमएस अणे, जिन्हें लोकनायक के रूप में भी जाना जाता था, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा जैसी घोर अल्पसंख्यक विरोधी तथा फांसीवादी नासीवादी समर्थक पुस्तिका की भूमिका लिखने को तैयार हो गए। गोलवरकर का उन्हें चुनना समझा जा सकता है क्योंकि कांग्रेसी नेता होने के बावजूद अणे हिंदुओं के अलग राष्ट्र होने के विचार और इसके परिणाम स्वरूप भारत के पक्के तौर पर हिंदू राष्ट्र होने को सही मानते थे। उन्होंने किताब की भूमिका में भी अपने इस विश्वास पर जोर दिया। उनके अनुसार, अब अणे के अनुसार क्या है ये आप सुनिए। कोई भी समझदार आदमी इस प्रस्ताव पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि हिंदू एक राष्ट्र हैं। ये मान लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी कि हिंदू कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक हैं, इसीलिए भारत प्रभावी रूप से एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान है। फुटनोट 97, गोलवरकर, ब्यूरो ऑफ नेशनहुड डिफाइंड भारत, पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ संख्या 25, इसी पुस्तक का भाग 2। बहरहाल अणे जैसे हिंदू राष्ट्र के प्रति सहानुभूति रखने वाले के लिए भी उस पुस्तिका में गोलवरकर द्वारा प्रतिपादित अल्पसंख्यकों के पूर्ण दमन और सफाई की अतिवादी मांग शोभजनक थी। इस बात को सही तरीके से समझते हुए कि गोलवरकर के लिए अल्पसंख्यक या विदेशी नस्ल का मतलब था मुसलमान, अणे गोलवरकर द्वारा सुझाए गए सर्वसत्तावादी तरह के समाधानों से खुद को दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, अब भूमिका लिखते वक्त अणे ने क्या कहा ये और सुनिए। मैंने पाया कि मुसलमानों की समस्या से जूझते हुए लेखक हिंदू राष्ट्रीयता और हिंदू संप्रभुता संपन्न राज्य के बीच का अंतर हमेशा दिमाग में नहीं रख पाए हैं। एक संप्रभु राज्य के रूप में हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के रूप में हिंदू राष्ट्र से पूरी तरह भिन्न चीज है। मतलब हिंदू राष्ट्र बनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों के जो अधिकार थे उनका पूरी तरीके से छिन जाना ये किसी को भी मंजूर नहीं था। किसी भी आधुनिक राज्य ने एक बार अपने आप या फिर किसी कानूनी नियम के चलते घुल मिल जाने के बाद अपने यहाँ रहने वाले विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया है। फुटनोट 98, वही पृष्ठ संख्या 25 और 26। तो जब हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे पुस्तक का, तो तब ये सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी। और अणे इस बात को लेकर साफ तौर पर लिखते हैं भूमिका में कि दुनिया में कहीं कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो ये बात कहता है, हिटलर के अलावा, कि अल्पसंख्यकों का पूरी तरीके से सफाया हो जाना चाहिए। यदि उन्हें देश में रहना है तो बहुसंख्यकों की अधीनस्था स्वीकार करनी होगी। कोई जो नागरिक अधिकार है उसकी उम्मीद नहीं रखनी होगी। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डालने का अधिकार पूरी तरीके से सरकार को होगा। ये सब कुछ हमने इस पुस्तक में ऑलरेडी पढ़ लिया है और भाग 2 में इसे फिर पढ़ेंगे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि गोलवरकर द्वारा भारत में अल्पसंख्यक समस्या के लिए सुझाए गए समाधानों को कोई आधुनिक कानूनविद
या राजनैतिक दार्शनिक या संवैधानिक नियमों का विद्यार्थी स्वीकार नहीं कर सकता। जो भी कोई इन सब चीजों की समझ रखता होगा, राजनीति की, कानून की और संवैधानिक अधिकारों की, वो इन सब बातों को मान ही नहीं सकता जो गोलवरकर चाह रहे थे। अब आगे अणे लिखते हैं, 20वीं सदी में धर्मांतरण कभी भी किसी विदेशी को स्वाभाविक नागरिक बनाने का अधिकार नहीं हो सकता। एक राज्य का स्वाभाविक प्रक्रिया में किसी विदेशी को नागरिक बनाया जाना उसके द्वारा निवास, संबद्धता और दूसरी ऐसी ही चीजों के बारे में कुछ शर्तों के पालन द्वारा बिल्कुल संभव है और होना ही चाहिए। लेकिन मैं कहीं भी राज्य धर्म में परिवर्तन को यह मानते हुए कि ऐसी कोई चीज अपने वास्तविक रूप में आधुनिक राज्यों में है, एक विदेशी के देश का नागरिक बनाए जाने की पूर्व शर्त के रूप में नहीं पा सका हूं। फुटनोट 99, पेज 27। तो अब अगेन गोलवरकर के सिद्धांतों के खिलाफ जाते हुए इस बात को लिख रहे हैं कि दुनिया भर के संविधानों में ऐसी कभी कोई बात नहीं लिखी गई है कि अल्पसंख्यक है तो आपको बहुसंख्यकों के अधीनस्थ रहना पड़ेगा और किसी भी तरह के जो नागरिक अधिकार हैं उनकी उम्मीद नहीं लगानी है। तो इससे पता चलता है कि इसमें वो सारे यूरोपीय देश भी और मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी सब इंक्लूड हो जाते हैं। ये सारे देश तभी तरक्की कर सके जब इन्होंने अपने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखा, अल्पसंख्यकों के लिए भी। अपनी भूमिका में अणे गोलवरकर द्वारा उन लोगों के प्रति जो राष्ट्रवाद के उनके सिद्धांत को नहीं मानते अपनाई गई कड़ी और अधीर भाषा के प्रति भी आलोचनात्मक हैं। उन्होंने लिखा, उन लोगों के प्रति जो राष्ट्रवाद के उनके सिद्धांत को नहीं मानते, लेखक द्वारा उपयोग की गई कड़ी और अधीर भाषा भी राष्ट्रीयता जैसी जटिल समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन की प्रस्तुति के अपेक्षित मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मतलब गोलवरकर जिस तरह का हिंदू राष्ट्र चाह रहे थे वो किसी भी लिहाज से संभव नहीं है और न ही नैतिक नियमों के आधार पर है। मुझे अपनी भूमिका में ऐसे विचार प्रकट करने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उल्लिखित बिंदुओं पर मैं साफ और स्पष्ट तौर पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता तो स्वयं अपने प्रति झूठा होता और अन्याय कर रहा होता। फुटनोट 100, वही पृष्ठ संख्या 29 और 30 पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अणे जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मैं भी चाहता हूं कि बने, लेकिन इन शर्तों पर नहीं जिन शर्तों पर गोलवरकर चाहते हैं। वे चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र में भी सभी अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो सुरक्षित रखे जाएं। अणे द्वारा की गई इस आलोचना और दूसरे विभिन्न क्षेत्रों से हुई और प्रमाणिक आलोचनाओं के बावजूद आरएसएस सावरकर और गोलवरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू राष्ट्र के अपने दार्शनिक ढांचे से नहीं डिगा। फुटनोट 101, कांग्रेस के बाहर और भीतर के समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने इस किताब की खुलकर भर्त्सना की। उदाहरण के लिए एक प्रमुख कांग्रेसी समाजवादी गोविंद सहाय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हिटलर के उत्तराधिकारी आरएसएस विचारधारा, तकनीक और दुष्प्रचार जैसी किताबें लिखी और उन्हें बड़े पैमाने पर वितरित किया। तो यहाँ पर ये चीज समझे जाने की जरूरत है। मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम आजादी से पहले की कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो उसमें हिंदू महासभा, बजरंग दल जैसे दल भी शामिल थे। आरएसएस के भी बहुत सारे लोग कांग्रेस में ही रहकर काम कर रहे थे, लेकिन आजादी मिलने तक ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस अलग विचारधारा है और संघ एक अलग विचारधारा है। मैं लगातार इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कई एपिसोड्स के जरिए। अब आगे सुनिए, आरएसएस ने गोलवरकर की पुस्तिका 1947 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपवाना जारी रखा। अंतर सिर्फ यह था कि बाद के संस्करणों में से अणे की भूमिका हटा दी गई क्योंकि उनमें गोलवरकर की राष्ट्रीयता की परिभाषा को गलत बताया गया था। अणे की गंभीर आपत्तियों को पुस्तक से बाहर करना यकीनन गोलवरकर की सहमति से किया गया होगा, क्योंकि 1947 का संस्करण भी आरएसएस से जुड़े भारत प्रकाशन नागपुर द्वारा छापा गया था
Footnote 102. Golwalkar MS. We are our nation who defined भारत प्रकाशन नागपुर 1947 फोर्थ एडिशन, और इसमें अणे की जो भूमिका थी उसको हटा दिया गया था। तो कांग्रेस में भी ऐसे कई सारे लोग थे जो हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन शर्तों पर नहीं, उन क्रूर शर्तों पर नहीं जिन शर्तों पर गोलवलकर और सावरकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है और अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे जो है स्वतंत्र भारत में आरएसएस का धर्म संकट। और ये धर्म संकट क्या था और इससे उबरने के लिए संघ क्या सोच रहा था, ये पढ़ लेते हैं। सन 1947 में आजादी के तुरंत बाद विद इन ब्रैकेट सांप्रदायिक आधार पर देश के बंटवारे और उसके परिणाम स्वरूप देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हुए खून खराबे के बावजूद ब्रैकेट क्लोज, संघ और उसकी तरह की राजनीति को दो कारणों से बुरी तरह धक्का लगा। पहला कारण सुनिए। पहला, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की एक हिंदुत्ववादी नाथूराम गोडसे द्वारा, जिसके आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों ही से निकट के संबंध थे, हत्या और फिर इसके परिणाम स्वरूप संगठन पर 4 फरवरी 1948 को लगे प्रतिबंध। फुटनोट 103। ये फुटनोट लंबा है और इसे मैं चाहूंगी आप ध्यान से सुनिए। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने संघ पर पहली बार 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगाया। आरएसएस पर प्रतिबंध के कारणों की व्याख्या करते हुए सरकार के आदेश में कहा गया कि संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुक छिपकर शस्त्र, गोला बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। यह भी देखा गया कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं जिनसे जनता को आतंकवादी मार्गों का अवलंबन करने, बंदूकें एकत्र करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस में उपद्रव कराने की प्रेरणा दी जाती है। तो यदि देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं और खासा सम्मान भी करते हैं उनका, हम सभी, इनकी बातों को मान लिया जाए तो संघ क्या क्या काम करता है। और सोचिए, ऐसे में संघ द्वारा संचालित जो राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक पार्टी है, वो पूर्ण बहुमत में आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं करवा सकती देश के अंदर। देश के मौजूदा हालात से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्री गुरुजी समग्र दर्शन खंड 2 पृष्ठ 9 से उद्धृत भारतीय विचार साधना नागपुर। सरदार पटेल ने आरएसएस को गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उस समय के इसके सर संघ चालक गोलवलकर को 11 सितंबर 1948 को एक पत्र में कहा। अब ये पत्र सुनिए। हिंदुओं का संगठन करना और उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार आदमियों, औरतों और बच्चों से लेना दूसरा प्रश्न है। इसके अतिरिक्त यह भी था कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके और इस कठोरता से कि न व्यक्ति का ख्याल, न सभ्यता और न विशिष्टता का ध्यान रखा, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। इनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए यह आवश्यक न था कि वे जहर फैले। उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ न रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया और सरकार को इस हालात में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ही था। गुरुजी पटेल नेहरू पत्र व्यवहार पृष्ठ संख्या 10 और 11, सुरुचि, दिल्ली 2000 में ये प्रकाशित किए गए थे पत्र। तो इससे आप पता लगा सकते हैं संघ की कार्यशैली क्या है। और ऐसे में देश के ऊपर जब वे काबिज हो गए हैं तो देश किस ओर जा रहा है ये भी पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे सुनिए।
इसके परिणाम स्वरूप संगठन पर 4 फरवरी 1948 को लगे प्रतिबंध ने उस जनाधार को छीन लिया जो इसके पास आजादी से ठीक पहले की सांप्रदायिक रूप से उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों में बना था। संघ के इतना आगे बढ़ जाने के पीछे गोलवरकर ने पूरा जो है वो एक्सप्लॉइट किया मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र की मांग को। हालांकि सबसे पहले ये मांग जो है वो सावरकर द्वारा उठाई गई थी। हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचार भी जाने थे कि यह आश्चर्यजनक ही है कि दोनों के विचार जिन्ना और सावरकर के द्विराष्ट्र को लेकर बिल्कुल एक से हैं। दूसरा, सर्वसमावेशी स्वाधीनता संग्राम की महान विरासत पर चलते हुए भारत ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना तय किया। तो ये फर्क है संघ की कार्यशैली में और कांग्रेस की कार्यशैली में। संघ और कांग्रेस एक नहीं है। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की मां है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन सभी पत्र व्यवहारों को सुनकर भी यदि आपकी यही मेंटेलिटी है, यही टेंडेंसी है, तब फिर अपनी हालत के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। भारत ने इस रास्ते का चुनाव हिंदुओं की विशाल बहुसंख्या और संघ जैसे संगठनों के हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मांग के बावजूद किया। एक धर्मनिरपेक्ष भारत में संघ ने जल्दी ही यह महसूस किया कि वह बस एक हाशिए अर्थात मार्जिन का संगठन बनकर रह गया है। आरएसएस को अपने हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पुनर्निर्मित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दोबारा से अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए अब क्या करना चाहिए ये उन्हें सोचना पड़ा। नई उभरती राजनीतिक वास्तविकताओं में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए इसे नए मुखौटे की जरूरत पड़ी और वे जरूरत थी जनसंघ के रूप में बनी पहली इनकी राजनीतिक पार्टी। आजादी के बाद के दौर में आरएसएस समर्थक तत्वों के लिए अल्पसंख्यकों के प्रति बेशर्म फांसीवादी दृष्टिकोण का बचाव कर पाना संभव नहीं था। जिस पुस्तक हमने हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा को ब्रिटिश राज में आरएसएस ने खुलेआम वितरित किया और जिसके अंग्रेजी में 4 संस्करण आए तथा हिंदी में भी हमारी राष्ट्रीयता के नाम से छपी, फुटनोट 104, एच.डी. मालवीय, द डेंजर ऑफ राइट रिएक्शन, पृष्ठ 14, अ सोशलिस्ट कांग्रेसमैन, पब्लिकेशन दिल्ली 1965। वही किताब अंग्रेजी के बाद रहस्यपूर्ण तरीके से आरएसएस के अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और दफ्तरों से गायब हो गई। इस किताब को लेकर नई नई कहानियां सामने आने लगी। कभी कहा गया कि उसे गोलवरकर ने लिखा ही नहीं और कभी बताया गया कि उसे वापस ले लिया गया था। अपनी सुविधा के अनुसार आरएसएस की मशीनरी ने इसके लेखक के बारे में अलग अलग कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। तो इससे पता चलता है कि लोग हद दर्जे के झूठे लोग हैं। अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं, उससे इन्हें कोई गुरेज नहीं है और कितनी भी नफरत फैला सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि बावजूद इसकी कि यह किताब उस समय जर्मन तानाशाह हिटलर और इटली के तानाशाह मुसोलिनी को गौरवान्वित करती थी। जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में उनके खिलाफ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज अधिकारियों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस किताब के खुले विवरण की अनुमति का स्पष्ट कारण यह था कि इस तरह का साहित्य साम्राज्यवादियों की बांटो और राज करो की नीति की बहुत सहायता करता था। तो गोलवरकर की इस पुस्तक का इतना पॉपुलर हो जाना और संघ का इतने बड़े पैमाने पर पलक पर छा जाना, इन सब बातों का ताल्लुक कहां से था और ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, ये सब भी हमें पता चल रहा है। हालांकि इसके पीछे और भी कई कारण थे, पर एक कारण यह भी था। अन्य कारणों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हैं कि संघ को रोकिए, संघ यदि ऐसे ही अपना प्रचार प्रसार करता रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आपको किसने रोका है इन वीडियोस का प्रचार प्रसार करने से? आप भी इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना शुरू करिए, दूसरों को सुनवाइए ताकि दूसरों का भी दिमाग खुले। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं और मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।